नमस्कार, आप सबों का बहुत स्वागत है करियर.com के यूट्यूब चैनल में। मैं सैंकी सर इस बार फिर वीकली करंट अफेयर का डोज लेके आप लोग के सामने मैं हाजिर हूँ। ये करंट अफेयर क्लासेस अब चालू हो गया है। हर वीक मैं आऊंगा, करंट अफेयर के क्लासेस दूंगा। उस वीक के जो इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा क्वेश्चंस और वो सारा न्यूज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये क्लासेस अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो काइंडली क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना क्लासेस को। ठीक है, और बेल आइकन इसलिए दबाना क्योंकि जब भी करंट अफेयर और रिलेटेड कुछ भी क्लासेस आएगा इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों को पता चलता रहेगा। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर के डोजेस को। तो वीकली करंट अफेयर का डोजेस, सबसे पहला न्यूज आता है, देखो सबसे पहला न्यूज आता है, ये तीन याद आप लोग रखोगे। ठीक है, चलिए ये याद रखोगे। देखो ये 22 जुलाई को क्या दिख रहा है, ये 22 जुलाई को आपको क्या दिखा, 22 जुलाई दिखा यहाँ पर। कौन सा दिन, 22 जुलाई वर्ल्ड ब्रेन डे यानी विश्व मस्तिष्क दिवस। ठीक है, 22 जुलाई। अब इससे क्वेश्चंस क्या आता है क्या नहीं आता है, जनरली इस तरह के टॉपिक से जनरली डेट पूछ दिया जाता है और बोलता है बताओ उस दिन क्या मनाया जाता है। तो उस दिन क्या मनाया जाता है, विश्व मस्तिष्क दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे का कारण ये है कि जनरली आप यहाँ पढ़ रहे होंगे कि ये क्यों मनाया जाता है। संक्षिप्त में हम अगर बता दें तो बात ये है कि हम लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बट हम लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य, जो कि शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही जरूरी है, हालांकि उससे भी ज्यादा जरूरी, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उसमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विश्व मानसिक दिवस को मनाते हैं। इसमें अवेयर किया जाता है, इसमें जागरूक किया जाता है लोगों को कि मानसिक स्वास्थ्य को अपना ठीक रखे। देखो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब लोग समझते हैं पागलपन, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन से कोई अगर गुजर रहा है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य को, कोई तनाव एंजाइटी से भी गुजर रहा है तो उसके भी मानसिक स्वास्थ्य में बहुत फर्क पड़ता है और आगे चल करके वो गंभीर बीमारियां बन जाती है। तो शरीर कितना भी मजबूत बना लो, दिमाग अगर कमजोर रहेगा तो वो फिर वैसा शरीर भी कोई काम का नहीं रहता, आगे जाकर के वो भी बीमार पड़ ही जाएगा। तो इसीलिए 22 जुलाई को ये अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है पूरे विश्व भर में कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट न्यूज आते हैं। देखो तेलंगाना से एक न्यूज आता है इंपॉर्टेंट। देखो वो न्यूज क्या आता है, तेलंगाना ने क्या किया, तेलंगाना ने, ये देखो तीन बातें याद रखोगे तो क्वेश्चंस याद रह जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट आता है यहाँ तेलंगाना, दूसरा आता है टीबी मुक्त, और तीसरा आता है प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम। यानी तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम। आप जानते ही होंगे भारतीय सरकार ने भी 2028 तक ये दावा किया है कि भारत को टीबी मुक्त यानी ट्यूबरक्लोसिस है ना, एक तरह का घातक बीमारी होता है जो आपके फेफड़ों आपके लंग्स में हो जाता है और धीरे धीरे उसको खाते रहता है। एक तरह से अगर इसमें सही समय पे इलाज ना हो तो इंसान की जान जा सकती है। तो टीबी को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, वो कदम क्या है, देखिए टीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तेलंगाना ने 24 जुलाई 2024 को हैदराबाद में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया। ये पहल राज्य टैपिक प्रतिशत मॉडल उतना आपको रखने का जरूरत नहीं है, आपको फिर यहाँ पर मेन है कि देखिए ये क्या है, नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम। क्वेश्चन आएगा कि बताइए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम किस बीमारी से लड़ने के लिए है, तो वो होगा टीबी से। किस राज्य ने या किस स्टेट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, तो वो होगा तेलंगाना। पर ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। इससे और कोई क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह के योजनाओं को जनरली फंडिंग करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट न्यूज अब आते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज, क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज, भारत, देखो भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक 3 गुना कर दी जाएगी।
क्या करती जाएगी? 3 गुना। ये पॉइंट याद रखिएगा, 3 गुना हो जाएगी। भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। टारगेट कब का लिया गया? अब ये देखो, परमाणु शक्ति का मतलब यही मतलब मत सोचो, यही मतलब मत सोचो कि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन नहीं। परमाणु से हम लोग बहुत तरह का बिजली बनाते हैं, बहुत तरह का काम आता है। जनरली भारत हथियार तो एक बहुत छोटा सा बात हो जाता है परमाणु ऊर्जा के लिए। परमाणु ऊर्जा से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, उसमें से बिजली एक बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा में बिजली इतने बन जाएंगे कि जनरली हमारा भारत आज भी थर्मल यानी कोयले से बनने वाली बिजली पे ज्यादा निर्भर है। भारत का 70% बिजली जो है कोयले से बनती है, जिसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। और धीरे धीरे अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर की तरफ चलते जाएंगे तो वो थर्मल पावर प्लांट धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और इसका एक पर्यावरण को भी फायदा है। ग्लोबल वार्मिंग जो आप लोग जानते हैं, जो पर्यावरण बदल रहा है, जो विश्व भर में ये आपको दिख रहा होगा, घटनाक्रम दिख रहा होगा कि कैसे प्रदूषण के बढ़ने से कि हमारा क्लाइमेट पे असर पड़ रहा है, वो सब चीज धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। टारगेट क्या लिया गया? 31 से 32। अभी मौजूदा क्षमता है हमारा 8180 मेगावाट, और इसको बढ़ा के कर दिया जाएगा 22,480 मेगावाट। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा भारत के परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए ये रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। ये इंपॉर्टेंट न्यूज देखिए, भारत सीरम एंड वैक्सीन का अधिग्रहण करेगी मैनकाइंड फार्मा। भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है मैनकाइंड फार्मा, फार्मास्यूटिकल कंपनी है मैनकाइंड फार्मा। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने भारत सीरम एवं वैक्सीन को अधिग्रहण कर लेगा, यानी उस कंपनी को अपने अंदर विलय कर लेगा, जिसमें टोटल खर्चा मैनकाइंड को आ रहा है 13,600 करोड़। ये बहुत बड़ा डील है, और ये डील अपने आप में एक ऐतिहासिक डील है। तो इस भारत सीरम एंड वैक्सीन कंपनी को, ये भी एक बड़ी कंपनी है, इसको मैनकाइंड जैसी एक कंपनी खरीद रही है। और मैनकाइंड आज के डेट में एक इंटरनेशनल कंपनी बन चुकी है। भारत के अलावा इसके विश्व भर में इसकी दवाइयां बिकती हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ? मैनकाइंड फार्मा एडवेंट इंटरनेशनल ने भारत सीरम एंड वैक्सीन का पूर्ण अधिग्रहण यानी पूरा पूरी खरीद लिया। इसके लिए 13,630 करोड़ रुपए की डील फाइनल हुई है। कंपनी ने एक बयान जारी कर बताया कि मैनकाइंड फार्मा 13,630 करोड़ रुपए में भारत सीरम एवं वैक्सीन का अधिग्रहण करेगी, और ये बहुत जल्द हो जाएगा। और कितनी करेगी? पूरी की पूरी 100% कंपनी की हिस्सेदारी खरीदेगी। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, कंपनी का नाम भारत फार्मा, आपका भारत सीरम एंड वैक्सीन किसने खरीदा? मैनकाइंड ने खरीदा। कितने में खरीदा? 13,600 करोड़ में खरीदा। कितने प्रतिशत खरीदा? तो है 100%। तो देखो, एक न्यूज से कितने तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ये भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट न्यूज आता है धनबाद से। ठीक है, धनबाद से कुछ दिन पहले ही धनबाद में हमारे कोयला मंत्री आए थे। झरिया आप जानते ही होंगे, एक पूरे भारत में फेमस है झरिया। अच्छी चीज के लिए नहीं, एक बुरे चीज के लिए फेमस है। भारत झरिया के धरती के अंदर जो कोयले खदानों में आग लगी हुई है, जिससे अक्सर बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं, उसके लिए झरिया फेमस है। हाँ, और झरिया इसके लिए भी फेमस है। धनबाद को कोयला राजधानी बोला जाता है पूरे भारत का। छोटा नागपुर प्लेटू पे ये आता है धनबाद, झारखंड के एक राज्य में। तो झारखंड राज्य के अंदर ये धनबाद जिला के अंदर में भी एक झरिया नाम का एक जगह है, जहां पर ये भूमिगत आग जिसको हम लोग बोला जाता है विकराल रूप लेता जा रहा है। तो सरकार वो देखने आए और विस्थापन का सारा मामला समझने के लिए कोयला मंत्री आए थे। और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर आकर के कुछ कुछ शुभारंभ किया, जिसमें धनबाद में वृक्षारोपण अभियान उन्होंने शुभारंभ किया। वृक्षारोपण अभियान, वृक्षारोपण अभियान में क्या है भाई? 25 जुलाई 2024 को केंद्र कोयला एवं खान मंत्री, नाम याद रखिएगा, श्री जी किशन रेड्डी, धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल, आप जानते होंगे धनबाद एरिया में बीसीसीएल, रानीगंज एरिया में आप चले जाओगे ईसीसीएल। हालांकि ये कोल इंडिया का ही सब्सिडरी पार्ट है, जैसे रेलवे जोन में बटा होता है उसी तरह कोल इंडिया में भी बहुत जोन में बटा होता है। धनबाद को बीसीसीएल एरिया दिखता है।
तो भारत के कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल में वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेड़ एक माँ के नाम से, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एक पेड़ माँ के नाम से अभियान का हिस्सा का ये पहल 11 कोयला लिग्नाइट उत्पाद राज्यों 47 जिलों में 300 स्थानों पे एक साथ किया गया। ये नाम याद रखोगे, एक पेड़ माँ के नाम। ये अभियान कहाँ किया गया? जहां पर सबसे ज्यादा माइनिंग होता है, और माइनिंग कहां पर? 11 कोयला और लिग्नाइट उत्पादक राज्य, जो कुल मिला के 37 जिले में और 300 स्थान में एक साथ किया गया। ये पॉइंट आता है, इसको ध्यान में रखोगे। इसमें 2 न्यूज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा एक पेड़ माँ के नाम, ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, ये भी आ जाएगा इंपॉर्टेंट न्यूज नीता अंबानी। अभी आप लोग जानते ही होंगे अंबानी परिवार को, अभी इनका बहुत बड़ा इनके छोटे बेटे का शादी हुआ धूमधाम से, ठीक है। अब उससे निकल के न्यूज क्या आता है? नीता अंबानी सर्वसम्मति से आईओसीएम, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो होता है उसमें ये रूप से फिर से चुनी गई है। एक बात याद रखना, यही वाला याद, नीता अंबानी इनैनिमसली री इलेक्टेड एज आईओसीएम पेरिस ओलंपिक में। एक बात और याद रखना कि भारत की ये पहली महिला मेंबर है जिन्होंने आईओसीएम में री इलेक्टेड, इनको फिर से दोबारा चुना गया। और याद रखिएगा इस बार भी इन्होंने 100% वोट के साथ जीता, ठीक है, 100% वोट के साथ जीता, और ये जीत जाती है। और इसको जीतना नहीं बोलेंगे, चुनी जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसने नीता अंबानी सर्वसम्मति आईओसीएम के रूप में फिर से कौन चुनी गई भारत की एक प्रतिष्ठित महिला? तो वो है हमारे रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालकिन, जिनका नाम है नीता अंबानी, वाइफ ऑफ मुकेश अंबानी। चलिए नेक्स्ट, शादी के तुरंत बाद ही काम में लग गई। देखो यही होता है बड़े लोग, ये लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। आप लोग को लग रहा होगा टाइम वेस्ट नहीं, ये लोग का हर चीज प्लान रहता है। शादी हुआ नहीं, 2 दिन बाद अपने काम में लग गए, तो यही होता है। और आप जैसे स्टूडेंट्स कुछ होते हैं, वैसे घर में शादी है, 10-10 दिन गायब, सर शादी था तो शादी के बाद विदाई भी देख रहे हैं, और उसके बाद पंडाल भी खुलवा रहे हैं, हिसाब भी कर रहे हैं, और इधर पढ़ाई छोड़ रहे हैं। देखो इन सब लोगों से कुछ सीखो आप लोग। चलिए नेक्स्ट आता है 26 जुलाई से एक न्यूज आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान देना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, राष्ट्रपति भवन न्यूज क्या आ रहा है? राष्ट्रपति भवन के नाम दरबार और अशोक हॉल का नाम बदला। राष्ट्रपति भवन में एक जगह है जिसका नाम बदला है, देखो दरबार का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रख दिया गया, और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अशोक मंडप। बस ये पॉइंट याद रखोगे। राष्ट्रपति भवन में 2 ऐसा जगह था, एक जगह का नाम दरबार था, तो हालांकि मुगलिया नाम से मिलता जुलता है, इसलिए उसका नाम को बदल के गणतंत्र मंडप, और एक अशोक हॉल, ये अंग्रेजों के नाम दिया गया है हॉल, तो ये हॉल को हटा के हॉल का ही हिंदी रूपांतरण है, और वो है मंडप, ठीक है, तो मंडप दिया गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं कर्नाटक से न्यूज। कर्नाटक से क्या न्यूज आता है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। देखो मैं 7 दिन का न्यूज एक साथ लेकर के आऊंगा, हर हफ्ता कोशिश करूंगा मैं रविवार को आने का। कुछ कारणवश मैं इस बार लाइव नहीं जुड़ पाया, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से। मैं कोशिश करूंगा अगली बार से हर संडे, हर रविवार पूरे हफ्ता का करंट अफेयर आप लोग के पास लाऊंगा, और जुड़ोगे। आप देखे होंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग किया हुआ था, बट कुछ कारण की वजह से वो नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, बट इसको हमने रिकॉर्डेड करके आप तक पहुंचाना जरूरी समझा, तो हमने कोशिश कर रहा हूं कि कल तक आपके पास, या जब आप देख रहे हो जितना जल्दी हो सके इस न्यूज को, करंट अफेयर सेक्शन को पहुंचा दे। चलिए नेक्स्ट आते हैं न्यूज में। कर्नाटका के मांड्या और यादगिरी जिले में लिथियम संसाधनों का खदान मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई, जो भी देख रहे हो इसको मार्क कर देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब बात समझो कि इससे क्या फायदा होगा। लिथियम का संसाधन मिलना एक बड़ी बात है। देखो कैसे, लिथियम एक ऐसा चीज है जो आज करके मॉडर्न डे में बैटरी टेक्नोलॉजी में बहुत काम आ रहा है। आपका जो मोबाइल बनता है वो लिथियम आयन बैटरी से बनता है, और जनरली लिथियम के लिए हम लोग चाइना पर डिपेंडेंट होते थे,
तो जब लिथियम का भंडार यहाँ पर ज्यादा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पे खत्म होगा और बैटरी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हम लोग आगे एग्रेसिवली काम करेंगे। मेरा बात याद रखो, आने वाले 2-3 सालों में तुम जो घर में अपने इन्वर्टर के बड़े बड़े बैटरी देखते हो वो एक्चुअल में लिथियम के बैटरी नहीं होते हैं, है ना, वो ट्रेडिशनल बैटरी होते हैं। अब आने वाले समय में तुम देख लेना 2-3 साल 4 साल के अंदर, 4 साल भी नहीं 2-3 साल के अंदर तुम्हारे घर में इतने छोटे छोटे बैटरी लगेंगे और उसका पावर आज के बैटरी से भी ज्यादा होगा और वो लिथियम बैटरी होगा, जगह भी कम खाएगा, हल्का भी होगा और पावर भी उसमें ज्यादा होगा। ये देख लेना आने वाले 2-3 सालों में बैटरी टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से बदलाव आने वाला है। चलिए, तो ये वाला याद रखना, कर्नाटका के कहां पे, मांड्या और यादगिरी जिले, ये दोनों जिला का नाम है। मांड्या और यादगिरी जिले में लिथियम संसाधनों का खोज किया गया। ध्यान दोगे कितना मिला है, देखा गया है 1600 टन। ठीक है, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मांड्या जिले का मरला गल्ला में क्षेत्र में, मरला गल्ला जगह का नाम है, क्षेत्र में 1600 टन लिथियम का खोज किया गया। ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है ना। जनरली क्वेश्चन कितना टन खोजा गया वो नहीं आता है, जिले का नाम पूछा जाता है, जगह का नाम पूछा जाता है और किस चीज का खोज किया गया वो खोजा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, ये तो आप सब जान रहे होंगे, हमारा एक बहुत बड़ा दिन जिनको 26 जुलाई को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये वो एक दिन था जब कारगिल पे हमने विजय पाई थी। सन 1999 का दिन था जब पाकिस्तानियों के कुछ घुसपैठिए हमारे करगिल पे चढ़ाई कर जाते हैं एलओसी का वायलेशन करते हुए और ऐसा पोजीशन बना लेते हैं जिससे श्रीनगर का जो हाईवे है उसको काटने का प्रयत्न करते हैं। अगर वो कट जाता तो आज शायद कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाता, लेकिन मानना पड़ेगा हमारे हीरोज, हमारे रियल लाइफ हीरोज, आर्मी पर्सन का, जो हमारे थल सेना है, उनका अद्भुत प्रदर्शन रहा, क्योंकि इस बैटल को जिताने में हमारे थल सेना का बहुत बड़ा रोल रहा है ना। तो वो कारगिल में हमारे बहुत सारे वीर जवान को हमने खोया भी, बलिदान उनका हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमने कारगिल के टाइगर हिल पे अपना कब्जा जमा लिया। कारगिल को अच्छे से अगर समझना है बाबू, अगर कारगिल को आपको अच्छे से समझना है तो देखो कुछ कुछ मूवीज भी है जिसपे मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग देखो, तो कारगिल के मैटर को समझ पाओगे। जैसे एक मूवी अभी आया था शेरशाह, बहुत अच्छी मूवी है, छुट्टी के दिन कभी फुर्सत मिले तो इस मूवी को जरूर देखो, इस पिक्चर को जरूर देखो, कारगिल के बारे में जानोगे। और एक ऋतिक रोशन का एक और मूवी आया था बहुत पहले, लक्ष्य, उसमें भी कारगिल के बारे में आप लोग जानोगे। एक जेपी दत्ता का मूवी आया था एलओसी, तो आप कोई भी देख सकते हो कारगिल वॉर के बारे में और कारगिल के बारे में बहुत अच्छे से। लेकिन अभी रिसेंट में शेरशाह एक बहुत अच्छी मूवी है, ऐसी पहली बार मूवी ऐसा देखने को मिला है जिसमें कोई ज्यादा फेकम फाक नहीं किया गया, जो रियलिटी है आर्मी का वो दिखाया गया है जनरली, वो शेरशाह मूवी है, जिससे तुम कारगिल के इतिहास को जानोगे और हमारे विजय गाथा को जानोगे कि कितने मुश्किल से हमने विजय प्राप्त किया था कारगिल पे। ठीक है, चलिए, तो उसी दिन को हम लोग मनाते हैं कारगिल विजय दिवस, एक अहम दिन के तौर पे मनाया जाता है। हमारे जो बलिदान हुआ था, हमारे जो वीर सैनिक जो शहीद हुए थे, उनके याद में कारगिल विजय दिवस को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, इनको आप लोग पहचानते ही होंगे, कोई पहचान का ये मोहताज नहीं है, ये हमारे शाहरुख खान हैं, खानों में खान हमारे शाहरुख खान। शाहरुख खान जी एक तरह से हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। कितने भी मूवी स्टार्स आए गए, लेकिन शाहरुख खान का एक अलग जगह बन चुका है आज के डेट में। ठीक है, इंटरनेशनल आइकन है हमारे। ठीक है, माना जाता है विश्व के दूसरे सबसे ज्यादा अमीर शख्सियत है एक्टर्स की लिस्ट में। ठीक है, फोर्ब्स में तो इनको नाम दिया ही जाता है। शाहरुख खान फर्स्ट इंडियन एक्टर है। अभिनेता शाहरुख खान को सोने के सिक्के से किया गया सम्मानित। अब ये कोई नॉर्मल सोने का सिक्का नहीं है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को पेरिस के याद रखोगे, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने, ठीक है, कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित किया गया है। ये याद रखोगे, सोने के सिक्के से सम्मानित किया गया। ये बहुत कम लोगों को ये सम्मान दिया जाता है।
जिसमें शाहरुख खान पहले भारतीय अभिनेता है जिनके नाम पर म्यूजियम के सोने सिक्के रखे गए हैं, और इनके नाम पे सोने के सिक्के वहां पर मिलेंगे, तो ये याद रखिएगा। अभिनेता शाहरुख खान को सोने के सिक्के से किया गया सम्मानित, मतलब ये नहीं कि सोना का सिक्का इनको दिया गया, दिया भी जाता है, और उनके नाम का जो सोना का सिक्का है वो म्यूजियम में रखा जाता है, इनके याद में, याद में तो नहीं बोल सकते हो, इनके ऑनर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जगह का नाम याद रखोगे, ग्रेविंग म्यूजियम। बहुत जगह मोम का पुतला तो है, मैडम तुसाद वगैरह में शाहरुख खान का मोम का पुतला है, लेकिन ये पहले एक्टर बन गए पेरिस की ग्रेविंग म्यूजियम में, कस्टमाइज सोने के सिक्के में इनका तस्वीर उकेर के वहां पर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट, ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज, महत्वपूर्ण, डीआरडीओ आप जानते हैं मिसाइल वगैरह हथियार बनाने का जिम्मा इन्हीं के पास रहता है। दूसरे चरण का बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, और इसका नाम क्या था, चरण 2। क्या नाम दिया गया, चरण 2, चरण 2, 2 नहीं 2, बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, मारक क्षमता वगैरह पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है, और कहां से किया जाता है ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, किलोमीटर की देखो फिर से, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 24 जुलाई 2024 को चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस दौरान 5000 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाले शत्रु मिसाइलों से बचाव की। जनरली ये एक तरह से ऐसा मिसाइल है जो दूसरे मिसाइलों से बचाता है, हवा में ही उसको मार गिराता है। बचाव की देश में ये विकसित क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी, मंत्रालय ने ये वैज्ञानिकों, और ये मार भी कर सकता है, दोनों चीजें इसमें ध्यान रखोगे, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, मंत्रालय ने ये दीक्षित ने बताया कि इस उड़ान परीक्षण के दौरान सभी परीक्षण लक्ष्यों को 100% इसका हुआ। ठीक है, मुताबिक मिसाइल का परीक्षण ओडिशा में किया गया। ओडिशा में आप जानते ही हो, ओडिशा में ही इसका होता है परीक्षण। ठीक है, चलिए ये याद रखोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए, आप लोग के लिए बहुत जरूरी न्यूज, आप लोग के लिए बहुत जरूरी न्यूज, बिहार में परीक्षा की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। जो बच्चे कंप्लेन करते हैं सर एग्जाम क्या तैयारी करें, एग्जाम होता है फिर कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, देखो वो सब एक्सटर्नल चीजें होती है, उनके बारे में आप लोग को वैसे भी सोचना नहीं होता है। आप अपना कर्म करते जाओ, मेहनत करते जाओ, एग्जाम देते जाओ। ठीक है, पेपर लीक वगैरह वो किसी के हाथ में नहीं, किसी को पता। ये सोच करके बैठोगे सर पेपर तो लीक हो जाता है, क्या फायदा, नहीं। अरे आज लीक हो जा रहा है, कल लीक हो जा रहा है, कभी ना कभी तो उसका एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक लिया जाएगा, तब क्या करोगे। तो उस सब चीजों को सोच हटा करके तैयारी करना चाहिए। तो बिहार में धांधली को देखो, भी नीट का भी एक बहुत बड़ा केस आया ना, लेकिन ऐसा क्या कभी कभार होता है, लेकिन बाकी नीट को तो तुम सवाल उसमें तो खड़ा नहीं कर सकते हो, और आने वाला नीट तो ऐसा नहीं है कि फिर से हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। ठीक है, एक एक मछली खराब होने से पूरा तालाब को जनरली हम खराब नहीं मान सकते। ठीक है, चलिए, बिहार के परीक्षा में धांधली रोकने के लिए एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस स्टेट ने एंटी पेपर लीक बिल पास किया, तो वो भैया हमारे और आपके बिहार में। ठीक है, जिसमें क्या दिया गया भैया, जिसमें से मेन पॉइंट ये है कि ऐसे पकड़े जाने पे 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल तक का जेल का सजा हो सकता है। ठीक है, या तो 10 साल जेल में सड़िए, अगर नहीं तो 1 करोड़ रुपया जुर्माना भरना पड़ सकता है दंड के रूप में। ठीक है, और कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना सहित कठोर दंड का प्रस्ताव है, दोनों हो सकता है, दोनों दे सकता है। जुर्माना नहीं दोगे तो और जेल बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इनका इंपॉर्टेंट नाम याद रखना पड़ेगा। केवी सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ। कोई भी बड़े बैंक के एमडी या सीईओ बदलते हैं तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। किसी भी बड़े अधिकारियों का अगर स्थानांतरण होता है, अगर उसमें बदलाव होता है, कोई एमडी सीईओ बदलते हैं, तो उनका नाम आपको याद रखना होता है, जिनका नाम क्या है, केवी सुब्रमण्यम को फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। क्या किया गया,
केवी सुब्रमण्यम को फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक के प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कृष्णन वेंकटेश नहीं है, वेंकट कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को नियुक्ति की मंजूरी दे दी। हालांकि ये सब बड़े बड़े बैंकों को जो नियुक्ति किया जाता है वो जनरली सरकारी आदेश से भी किया जाता है, ठीक है। खासकर इसमें बहुत बड़ा रोल आरबीआई का रहता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, नाम बहुत जरूरी है, नाम, पोस्ट और बैंक। फेडरल बैंक विदेशी बैंक है, चलिए ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए जो डेट होता है इसको याद रखिए, हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के तौर पे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? पहली बार प्रसारण इसी दिन को किया गया था। कब किया गया था? पहली बार रेडियो आकाशवाणी जिसको हम लोग बोलते हैं वो किया गया था जनरली 1927 में। भारतीय प्रसारण कंपनी आईबीसी, उस समय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ऐसे कुछ नाम था, नाम दिमाग से निकल रहा है लेकिन यही कंपनी था, की स्थापना के रूप में जाना जाता है। ये दिन भारत के विकास, शैक्षिक पहुंच और सांस्कृतिक संरक्षण प्रसारण द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उस समय रेडियो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई में, लोगों के लिए न्यूज में, एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ा लीप आने वाले समय में लोग नहीं पता था कि उस रेडियो एक क्रांतिकारी चीज साबित होगा। धीरे धीरे लोग ऐसा भी कभी सोचे नहीं थे। पहले लोग क्या करते थे, न्यूज के लिए वेट करते थे अगला सुबह तक का, अखबारों में छपेगा तब पता चलेगा। लेकिन रेडियो के आने से यह हुआ, इंसानों को तुरंत तुरंत घटना पता चलने लगा, है ना। तो रेडियो का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, इसीलिए 23 जुलाई को हम लोग इस दिन को भारतीय प्रसारण दिवस, ठीक है, मनाते हैं। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्रिकेट से एक न्यूज आता है। हरमनप्रीत, ठीक है, हरमनप्रीत नॉट हमनप्रीत, हरमनप्रीत कौर ने स्मृति महानंदा को क्रॉस करते हुए T20 में सबसे ज्यादा रन बना लिए। हरमनप्रीत कौर, स्मृति महानंदा जो आइकॉन है हमारे इंडियन क्रिकेट में, हरमनप्रीत कौर भी है। हरमनप्रीत कौर ने स्मृति महानंदा को पीछे छोड़कर भारत की ओर से सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई। बट अफसोस के साथ ये है कि एशिया कप हम हार गए श्रीलंका से, तो वो दुख एक तरफ, लेकिन एक खुशी की बात ये भी है कि हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज्यादा रन बना लिया। हालांकि बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, अगर फीमेल क्रिकेट को देखते होगे तो आपको इनका प्रतिभा का अंदाजा होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ये न्यूज देख रहे हो समझ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्या है भाई? इंडियन नेशनल फ्लैग डे, ठीक है, ऑनरिंग द तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस, भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस, भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024, तिरंगे का सम्मान, इंडियन नेशनल फ्लैग डे। ये कब मनाया गया भैया? ये मनाया गया 22 जुलाई को, ठीक है, दिन याद रखोगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस कभी कभी होता है कि एक ही दिन में 2-3 दिन मना दिया जाता है, लेकिन वो याद रखना होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की याद में मनाया जाता है, ठीक है ना। ये याद रखोगे, आपको पता ही होगा हर कलर का एक अलग महत्व है। आपसे पूछा जाता है कि भाई इसका रेशियो क्या होता है, तो 2:3, आप लोग को पता ही होगा। हर कलर का अलग महत्व है, ठीक है, वो सब आप लोग जानते ही हो, जीके का चीज है तो जरूर पढ़ के जाना। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया, कब मनाया जाता है हर साल, तो वो 22 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और ये शुरू हुआ 1947 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हालांकि भारत का ये ध्वज को संविधान उस दिन प्रूव कर दिया था कि आजादी के बाद इसी को भारत का मेन झंडा बनाना है। चलिए चलिए नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। असम के, असम के
चराई देव मैदान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू, ये जरूर कर लोगे। क्वेश्चन आएगा असम के किस मैदान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के तौर पे किया है, वो है चराई देव मैदान। एक्चुअल में ये एक कब्रगाह टाइप का आप बोल सकते हो, अहोम साम्राज्य के समय से ये है, जिसमें वहां पर वीरों को दफनाया जाता था। और मैदान है टीला की तरह बना हुआ है, उसको चराई देव मैदान को सांस्कृतिक श्रेणी में पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनेस्को, ये भी याद ध्यान रखोगे, पूर्वोत्तर भारत का ये पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए नामांकित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में इस नामांकन की घोषणा की। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो चराई देव मैदान भारत का 23वां धरोहर स्थल होगा, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस, ठीक है, नामांकित किया गया। देखो ध्यान देना, ये नामांकित किया गया है, ठीक है। और एक दो दिन में न्यूज आ जाएगा, अगला हफ्ता न्यूज आ चुका है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अगला हफ्ता मैं आपको बता दूंगा, इसको शामिल कर लिया गया है एक्चुअली। चराई देव मैदान का महत्व क्या है? देखो भारत के असम में स्थित चराई देव मैदान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्राचीन दफन टीला, देखो हम बोले ना, इस प्राचीन को दफन टीलों का निर्माण अहम राजाओं के और कुलीनों के लिए 13वीं और 18वीं शताब्दी में किया गया। असम के अहोम राजाओं के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो यूट्यूब कर लेना, गूगल कर लेना इनके बारे में। इनकी गाथाएं ऐसी थी कि मुगलों का भी हिम्मत नहीं हुआ कि असम तक में अपना साम्राज्य विस्तार करने का, क्योंकि वहां अहम जो राजाओं थे उन्होंने कभी भी मुगलिया सल्तनत को हावी होने नहीं दिया, ठीक है। बस विडंबना ये है कि ये सब स्टोरीज हम लोग जान नहीं पाते हैं, हिस्ट्री में कहीं खो के रह जाता है। तो कभी मौका मिले आज के मॉडर्न डे जनरेशन में हो तो जरूर पढ़ा करो ये इन सब लोगों के बारे में। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, एक छोटा सा न्यूज है, ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। सरकार ने लॉन्च किया ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो जो है, ओटीटी समझते ही हो, टीवी में आप लोग देखते हो, तो मोबाइल में, सॉरी टीवी में नहीं, मोबाइल में या टीवी में भी देख सकते हो, आजकल को स्मार्ट टीवी आ गया है। हेलो को लॉन्च किया गया, हेलो मेघालय। जनरली वहां के लोकल टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया। हेलो मेघालय वहां के लोकल टैलेंट को, ये वहां के लोकल टैलेंट को बढ़ावा है। हेलो मेघालय की परिकल्पना हमारे प्रतिभाशाली युवा स्थानीय संगीतकारों, फिल्म निर्माताओं, वो लोग के लिए किया गया। यानी वहां का जो लोकल टैलेंट है उनको मौका मिले, उनको प्लेटफॉर्म मिले, उनको एक जगह मिले, इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म लो मेघालय का शुभारंभ किया गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में ये सबका बहुत बड़ा रोल रहता है। अब आते देखो, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज और आता है, आपको पता ही होगा, पेरिस ओलंपिक का शुरुआत हो चुका है, मेडल जीतने का शुरुआत भारत कर चुका है। अगला हफ्ता मैं जब आऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन जीत रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए एक चीज याद रखोगे, बीसीसीआई जो भारत का अपना क्रिकेट बोर्ड है, जो प्राइवेट बोर्ड है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक के में डोनेट किया है कितना, एक तरह से 8.5 करोड़। ये भारतीय एथलीटों को दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा उनको ट्रेनिंग मिले, फैसिलिटी मिले, ठीक है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने 20 जुलाई को कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारतीय ओलंपिक संघ को, आईओए को ये पैसा देगा कि भैया आप लोग इस पैसा को लीजिए, जो हमारे एथलीट हैं उनको किसी तरह का कोई असुविधा ना हो, उनका ट्रेनिंग में लगाइए, उनको जो सुविधा देना हो दीजिए, उसके लिए पैसा दिया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट न्यूज आता है अभिनव बिंद्रा से, आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से किया जाएगा सम्मानित। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभिनव बिंद्रा जी, आप जानते हो अभिनव बिंद्रा जी के बारे में कि भाई गोल्ड मेडल जीते थे ये, ठीक है, गोल्ड मेडल जीते थे ये इन्होंने, एयर गन आपका 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, उस समय इकलौता गोल्ड मेडल इन्होंने ही जिताया था। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक, देखो लिखा हुआ भी, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। एक सम्मान होता है जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, खासकर ओलंपिक इवेंट में जो स्पोर्ट्स रहता है उनको, है ना, ये दिया जाएगा, ठीक है। चलिए कहाँ दिया जाएगा, 10 अगस्त 2024 को पेरिस में ओलंपिक का जब समापन होगा
उस समय ये दिया जाएगा। चलिए, फिर एक न्यूज इंपॉर्टेंट बन के आता है कि भारत के फुटबॉल टीम के जो कोच है, इनका नाम याद रखोगे, मनोलो मार्केस। मनोलो मार्केस को हेड कोच बनाया जाता है भारत के पुरुष फुटबॉल टीम के। इनका योगदान बड़ा अच्छा रहा। जो हमारे लीग होते हैं, लीग मैच होता है, जैसे आईपीएल होता है, उससे फुटबॉल का भी लीग मैचेस होता है, उसमें इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। जिस जिस भी टीम के साथ जुड़े हैं उनको जिताए हैं। तो उसी प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इनको मौका दिया गया है भारतीय फुटबॉल टीम में। तो नाम याद रखोगे, बस नाम ही इंपॉर्टेंट है। इससे ये नाम से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, भारतीय महिला पुरुष के हैं, नॉट महिलाओं के लिए। महिलाओं कोच अलग होता है, पुरुष का अलग होता है। ठीक है, फिर अंडर 19 का अलग होता है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीजें ध्यान रखोगे। और जब भी कोई नया, उसी तरह क्रिकेट में भी आपको पता है अभी हमारे कोच चेंजेस हुए, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़ हटा करके, हटे नहीं, रिटायर हो गए, एक तरह से उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अब गौतम गंभीर ने कमान संभाली है। उसी तरह मनोलो मार्कोस, ठीक है, इनको मौका दिया गया हमारे भारत के जो पुरुष टीम है फुटबॉल के, उनको जिम्मा दिया गया इनका। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे प्रधानमंत्री जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत पर एक किताब लिखा गया जिसका नाम था पावर विद इन द लीडरशिप ऑफ लेगेसी नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये किसने लिखा? ये नरेंद्र मोदी के ऊपर में जो कार्यकाल रहा है उनके ऊपर में किताब लिखा गया जिनका शीर्षक क्या था? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हाल ही में डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा, देखो ये दिया गया केंद्र मंत्री को, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित, ये लिखा है किसने? डॉक्टर, ये नाम याद रखोगे, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक भेंट की गई। किसको भेंट की गई? देखो भेंट इनको हुआ, जतेंद्र सिंह तोमर। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा नरेंद्र मोदी पे एक किताब आई जिनके शीर्षक का नाम आप बोल सकते हो, तो शीर्षक का नाम वो आ जाएगा पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। किसको गिफ्ट दिया गया, भेंट किया गया? हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। किसने लिखा है? ये डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने। ये चीज ध्यान रखोगे। इस किताब में क्या है कि जनरली जो कार्यकाल रहा है नरेंद्र मोदी जी का और उनके लीडरशिप स्किल्स को दर्शाया गया है, उसी के बारे में इस किताब में लिखा गया है। चलिए, तो ये था कुछ न्यूज, ये इस हफ्ता का कुछ न्यूज जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। इस वीक का कुछ न्यूज है, ये इस हफ्ते का कुछ न्यूज है। हर हफ्ते मैं इसी तरह आऊंगा आप लोग के समक्ष। ठीक है, हर हफ्ते में इसी तरह आऊंगा आप लोगों के समक्ष और न्यूज प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो इस बार मैं लाइव, फिर माफी चाहता हूं, लाइव किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया, बट अगला हफ्ता हर संडे को मैं स्पेसिफिकली करंट अफेयर का क्लासेस लूंगा। लाइव नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाएगा। तो जो बच्चे नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए हैं, ऑन कर लेना, बेल आइकन दबा देना, लाइक शेयर जरूर कर देना। देखो मैं चुनिंदा न्यूज लाऊंगा पूरे हफ्ता भर में जो एग्जाम के लिए जरूरी है, जो आप लोग के एग्जाम्स के लिए जरूरी है। न्यूज तो बहुत आते हैं, प्रॉब्लम ये भी है नए लोगों को ये पता नहीं होता कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। वो कितना और क्या मैं सिखाऊंगा। मैं हर हफ्ता जो न्यूज लाऊंगा 20, 15, 20, 25, जितना कम से कम और इम्पोर्टेंट जो होगा वही मैं आपको देने का कोशिश करूंगा और वही पढ़ के चले जाना। गारंटी है करंट अफेयर का क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई सा भी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।